हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं रुशु मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि लाइव क्लासेस का हो नहीं पाया था और आपका सीरीज स्टार्ट ही कर दिया गया है, तो जो भी है जैसा भी है क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और पूरा एक लेक्चर में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई एम मेकिंग श्योर फॉर दैट यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ओके, थोड़ा सा धैर्य बनाकर आप जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप शेयर कर देंगे, कमेंट जरूर करें, अपना कमेंट जरूर छोड़ दिया करिए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग भी अच्छा फील करते हैं। हमारा टीम आप सबके साथ लगा हुआ है। आपका बायोलॉजी का क्लास नहीं हो पाया है, हम जान रहे हैं। बायोलॉजी क्लास अभी सर आ रहे हैं, उसका क्लास लेते हैं, तो परेशान मत होइए। चलिए हम बढ़ते हैं। हाँ, है क्या आज हम जानेंगे सर। तो पहला वर्ड अपने सामने दे ही दिया गया है कि सर नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। नेशनलिज्म क्या है, तो मैंने कल आपको बताया था सर, ऐसी कोई विचारधारा, ऐसा कोई थॉट, ऐसा कोई प्रिंसिपल बाय विच आवर नेशन विल ग्रो। और ध्यान रहे उसमें हर एक जाति, धर्म और कास्ट, हर एक मतलब बोल सकते हो एवरी कम्युनिटी बिलोंग्स टू देयर। और सभी लोग एक साथ यूनाइट होकर के जब कोई एक कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन पहचान बनाते हैं सर, तो हम बोल सकते हैं उस प्रकार की विचारधारा जो होती है वो नेशनलिज्म को डेडिकेट करती है। तो चलिए इस पर हम लोग अपने वर्ड में नेशनलिज्म का थोड़ा सा डिफिनेशन जानेंगे और आगे बढ़ेंगे सर। है क्या, चलिए देखते हैं क्या है। हम यहाँ पर आपको पहले नेशनलिज्म समझाइए देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चे, क्या है नेशनलिज्म, इस पर चर्चा करते हैं सर। नेशनलिज्म की अगर बात करते हैं तो नेशनलिज्म क्या है सर। नेशनलिज्म मैं आपको समझा दूं कि सर द फीलिंग्स दैट आर यूनाइटेड टू एवरी कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी by which our nation will grow। इसी प्रकार दिस फीलिंग, या बोल सकते हैं कॉल्ड नेशनलिज्म। एक सिंपल वे में अगर हम आपको बताएं बच्चे क्या है सर, नेशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा होती है, ऐसा फीलिंग होता है, ऐसा भाव होता है जिसमें अपने देश का विकास होता है। साथ ही साथ इसमें देश में ऐसा नहीं विकास, अगर हम देश का विकास कर रहे हैं तो केवल एक प्रोस्पेक्ट पर बात किया जाएगा। इसमें हर एक प्रोस्पेक्ट पर बात किया जाता है। साथ ही साथ हर एक प्रोस्पेक्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हर एक कम्युनिटी का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है सर जी। उसके अलावा क्या होता है, कम्युनिटी के बाद क्या होता है सर, हर एक कास्ट का व्यक्ति होता है, हर एक जाति का व्यक्ति होता है, हर एक धर्म का व्यक्ति होता है। सबको एक साथ यूनाइट करके एक कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन विजन लेकर चला जाता है। इस प्रकार की विचारधारा को ही बेटा नेशनलिज्म कहा जाता है। तो नेशनलिज्म को बहुत आसान वर्डों में आप लोग समझ सकते हैं। एक बार फिर से अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेंगे, समझ आ जाएगा। ठीक है सर जी, देखिएगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात हो रही है, तो इस टॉपिक को भी जानना बहुत जरूरी है। क्या है तो भैया देखिएगा, यूरोप में अब वही जो मैंने विचारधारा आपको बताया सर, नेशनलिज्म जो मैंने अभी आपको समझाया सर, राष्ट्रवाद इसे बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं बेटा। ध्यान रहे सर, ये जो भावना थी ये कहां पर, यूरोप में भी हुआ, ये यूरोप में भी हुआ। ठीक है, तो उस पर चर्चा करना है। तो यूरोप में जब ये विचारधारा आई तो बताया जा रहा वहां पर बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे फिलोसफर थे, बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे ना, सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो चाहते थे कि समाज में एक नई दिशा, समाज को एक नई दिशा मिले, नई प्रेरणा मिले। तो उसमें से एक फ्रेडरिक सराय साहब थे। फ्रेडरिक सराय साहब ने 4 अपने इमेज को क्रिएट किए। एक अच्छे आर्टिस्ट थे, फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने अपने विजन को, अपनी विचारधारा को पेंटिंग के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें से आप 4 पेंटिंग उन्होंने तैयार किया, जिसमें से एक आपके सामने है और इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इसी बारे में हमको जानना है सर, क्या है, कैसे जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं सर। क्या दिया गया बच्चे, देखिएगा बताया गया था ये कि कलर चेंज कर लें। In 1848, Frederick Charaille, a French artist, prepared a series of 4 paints visualizing his dream in the world made up of the democratic and social republic as he called them। ध्यान दीजिएगा, वो बोल सकते हो
पूरे संसार को या यूरोपियन कंट्रीज को किस रूप में, एक सोशल एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में देखना चाहते थे, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के रूप में देखना चाहते थे। मतलब ये था कि लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के आधार पर, मतलब लोकतंत्र भी हो और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए, इस प्रकार का वो नियम कानून देखना चाहते, इस प्रकार का वो अपना संसार देखना चाहते थे। तो उसमें उन्होंने अपने ड्रीम को जो है विजुअलाइज किया, ड्रीम को उसमें पेंट किया, पेंटिंग के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया। और क्या हुआ इसमें बताया जा रहा है कि बताया गया, सोज द पीपल ऑफ यूरोप अमेरिका। ये जो फिगर था बेटा, इसमें क्या बताया इन्होंने, इसमें कौन कौन से लोग, जो पिक्चर बना हुआ है एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, ये देखिएगा, ये जो लोग खड़े हुए हैं कतार में, इनको जो है बताया गया है पीपल ऑफ अमेरिका एंड, इसमें कौन कौन थे, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। इसमें अमेरिका और यूरोप के लोगों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है इसमें चाहे आदमी हो, औरत हो, चाहे जिस क्लास के हो, चाहे जिस वर्ग के हो, उन सबको मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। जैसे वहां पर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ था, वहां से जैसे वो लोग निकल रहे हैं, तो ध्यान रहे उनको जो है हेड सैल्यूट बोल सकते हो, या उनको जो है आत्मसमर्पण का भाव वहां प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर बताया गया क्या, एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सन। देखिए, अगर देखा जाए जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो उस समय जो है वहां के आर्टिस्ट क्या किए थे बेटा, वहां पर अपनी आइडेंटिटी को, अपने देश को फीमेल फिगर के रूप में दिखा रहे थे। वैसे यहाँ भी फीमेल फिगर के रूप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को दिखाया गया था, जो क्या किया था बेटा, एक हाथ में लोगों के ऊपर प्रकाश डालने का काम कर रही थी, और एक हाथों में लोगों के चार्टर्स को, लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए वो खड़ी हुई थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के रूप में। बताया जा रहा है क्या बेटा, ये चीजें मैंने भी आपको बताया। On the earth, the foreground, the image of the light Saturn remains of the symbols of the absolutist institution। और जो नीचे बोला गया, जो नीचे मतलब आपको दिख रहा है फिगर में, काफी ढेर पड़ा हुआ है, टूटे बिखरे ना, तो वो वहां के जो निरंकुश शासक थे, जिसको एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं बेटा, निरंकुश राजशाही परिवार का जो राजघराना था, उसका ढेर पड़ा हुआ था, मतलब बोल सकते हो वो बिखरा हुआ पड़ा था। ये उन्होंने दिखाया, किसने, फ्रेडरिक सरायू साहब ने, ये अपने विजन में उन्होंने लोगों के सामने रखा कि ऐसा जो है हो तो ज्यादा सही हो, यहाँ पर सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, यहाँ का जो सरकार होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और सोशल रिपब्लिक के आधार पर होना चाहिए, ये उनका मानना था। आगे भी कुछ चीजें हैं, देखेंगे, चर्चा करेंगे। सर क्या है, इन सराय यूरोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन कॉस्ट्यूम। ठीक है, इसमें जो अमेरिका और यूरोप के लोग थे, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी, वो अपने खुद के नेशनल फ्लैग, अपने कॉस्ट्यूम के हिसाब से पहचाने जा रहे हैं। क्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं सर, बहुत जरूरी है इसको भी जानना। सर है क्या इसमें, बताया गया लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड द स्विट्जरलैंड विच बाई दिस टाइम वर द ऑलरेडी नेशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनेंगे इस लाइन को, ध्यान सुनेंगे। Passed by the Statue of Liberty are the United States and the Switzerland, which by this time were already nation state। वो नेशन स्टेट के रूप में थे, कौन, यूनाइटेड नेशन और बेटा स्टैच्यू ऑफ सॉरी स्विट्जरलैंड को बताया जा रहा है। उन्हीं को फॉलो कर रहा था बेटा फ्रांस। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस को किस तरीके से पहचाना जा रहा, ट्राई कलर फ्लैग के साथ देखा जा रहा था सर। हैज जस्ट रीच द स्टैच्यू सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ द जर्मनी। अब फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा था बेटा, जर्मनी के लोग, bearing the black and red and gold flag। कौन सा, किस प्रकार का फ्लैग लिए थे, ब्लैक, गोल्ड और रेड फ्लैग के रूप में। ठीक है, आगे बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सराय क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल्स नॉट डिड एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। वो यूनाइटेड नेशन के रूप में नहीं था, तो कैसा था सर, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848। वो 1848 में, 1848 में जो फ्लैग लेकर चल रहे थे, उसमें ये दिखा रहे थे कि हमारी जो विचारधारा है बेटा, वो किस चीज के लिए है, वो होप में लगे हुए हैं कि हमारा जो देश हो वो भी स्वतंत्र दिखाई दे, स्वतंत्र दिखाई दे, इस प्रकार के होप के साथ वो दिखाई दे रहे थे। और टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू द नेशन स्टेट, किस रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लोकतांत्रिक नियम कानून के तहत वो अपने देश को विजुअलाइज कर रहे थे, उसका होप रखे हुए थे। आगे बात करेंगे सर। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ द ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। जर्मन को ही फॉलो कर रहे थे, ऑस्ट्रिया के, टू सिसिलीज के किंगडम्स, लॉम्बार्डी के, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग फॉलो कर रहे थे। फ्रॉम द हेवन, अच्छा ऊपर से देखिए, जो ऊपर फिगर बना हुआ है, तो ऊपर से जो है क्राइस्ट, एंजल्स, ये लोग जो है उनको आशीर्वाद, ब्लेसिंग कर रहे थे, ये भी चीज इसमें शो किया गया। उसके अलावा क्या दिखाया गया बेटा, दे हैव बीन द आर्टिस्ट ऑफ द सिम्बलाइज्ड फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सर, इसके अलावा क्या है अपना टॉपिक, इस पर भी चर्चा करते हैं सर, बहुत जरूरी है। थोड़ा जोश के साथ आप लोग थोड़ा सा मजे के साथ बनते रहे,
आपको समझ आएगा, एक-एक लाइन आप जैसे-जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे आप लोग भी पढ़ते रहें बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी देखो बहुत ज़्यादा वो नहीं, बहुत ज़्यादा ट्री स्ट्रक्चर वो सब दिमाग में नहीं रहता भैया, सीधा कॉन्सेप्ट भैया हम देखे थे एनसीईआरटी में ये वाला पेज कैसे था, वो दिमाग में चलता है तो आप एनसीईआरटी क्लियर करो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है? अलग से भी है, ऐसा नहीं है, डोंट वरी। सर दिस चैप्टर विल डील विद मेनी इश्यूज। हो ठीक 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 ठीक, हाँ यहाँ से ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, अब यहाँ पर हमको बात बहुत जरूरी है समझना। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। ध्यान देंगे अगर 19th सेंचुरी की बात करते बेटा, ये एक चेंजिंग टाइम बोला गया कहां पर, यूरोप के लिए। सर क्यों? ये वहां पर राजनीतिक, वहां पर मानसिक दशाओं को बदल कर रख दिया, कैसे बदला उसको भी चर्चा करते। बताया जा रहा है क्या सर, the end result of these changes were the emergence of the nation state in the place of the multinational dynasties empire of the Europe। क्या बताया जा रहा है, ये जो चेंजेस थे वो किस रूप में चेंज हुआ, बताया जा रहा है बेटा वो नेशन स्टेट के रूप में चेंज हुआ। किस रूप में चेंज हुआ बेटा, दिमाग में रखेंगे। इसका जो ये चेंजेस था ड्यूरिंग 19th सेंचुरी बताया गया, एक इमरजेंस टाइम था, एक बोल सकते हैं चेंजिंग का टाइम था। और ये जो चेंजिंग का टाइम था किस रूप में चेंजिंग लाया बेटा, बताया ये चेंजेस था जो नेशन स्टेट को बनाने की कोशिश किया, ना कि मल्टीनेशनल डायनेस्टीज ऑफ यूरोप जैसे पहले बहुत सारे डायनेस्टीज वर्क कर रहे थे, बहुत सारे डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, उस रूप में नहीं, ये नेशन स्टेट के रूप में अपने आप को तब्दील करना चाहते थे। चलिए आगे बात करें। द कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट की अगर बात करते हैं, इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens, they mentioned that majority of its citizens, and not only the rulers केवल, come to develop a sense of common identity and shared history or decision। ध्यान देंगे अपने इतिहास को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे थे। आगे बात करेंगे सर, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, ये इतना आसान नहीं था बेटा एग्जिस्ट कर पाना। तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। क्या था, इट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स सर, थ्रू द एक्शन ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल के एफर्ट की वजह से हो पाया सर। सर दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू व्हिच नेशन स्टेट एंड द नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन द 19th सेंचुरी एंड यूरोप। चलिए पहला पॉइंट आ गया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं बेटा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक सिंपल लॉजिक में हम आपको समझाना चाहेंगे सर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, मैं ऐसे ही चर्चा कर लेता हूं, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करता सर। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा सर। ये बहुत बड़ा बोल सकते हो एक ऐसा आमूल चूल परिवर्तन था पूरे यूरोप के लिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ड्यूक मेटरनिक साहब एक यहाँ के अच्छे फिलोसफर थे, उन्होंने बोला था व्हेन फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना। मतलब ये बोला जा रहा है कि उनका एक विचारधारा था, मतलब सोचो फ्रांस में अगर कोई छींक रहा है तो पूरे यूरोप में जो है जुकाम पकड़ ले रहा है, क्या बात है। मतलब इतना ज्यादा फ्रांस पॉपुलर था बेटा, फ्रांस की बातों को मतलब लोग कितना तेजी से स्पीड हो रहा था, मतलब बोल सकते हो, है ना। तो फ्रांस में ऐसा ही कुछ था सर। फ्रांस में पहली बार क्रांति आई, जैसा कि आपको पता होगा, कहा वहां के थर्ड स्टेट के लोगों ने विरोध किया, किसका, सेकेंड और फर्स्ट स्टेट के लोगों का, क्लर्गी और नोबल्स का। उसमें क्यों विरोध किया मालूम है, टैक्सेशन इंक्रीज होने के कारण बेटा, आपको याद होगा कि इनका जो है विरोध हुआ। तो विरोध केवल इसी प्रोस्पेक्ट पे नहीं हुआ, बाद में फिर जो है इसको डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में चेंज करना चाहे तो मतलब कई स्टेप में फिर इसमें बहुत सारे क्लब्स बने, क्लब्स ने बहुत सारे उसमें सुधार लाए, लेकिन ये सब होने बाद डेमोक्रेटिक प्रेशर पे हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी एक बंदा आया, नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरा ध्वस्त करके फिर से बेटा ला दिया मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन उसने बोला कि मैं वो मोनार्क नहीं हूँ जो मोनार्क आप सोच रहे हो, मैं आपके यहाँ का क्या हूँ, हार्बिंगर हूँ, मसीहा हूँ। मैं आपको एक नई प्रॉस्पेक्ट दूंगा, मैं नया वेट मेजर दूंगा, नया तरीका दूंगा आपको डेवलप करने का। तो लोगों को लगा वाकई में ये मसीहा ही है, तो उस पर क्या होना चाहिए। तो ध्यान रहे इनकी मेंटलिटी जो है लोगों की चेंज तो हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका जो नेपोलियन का पूरा माइंडसेट था वो सोच रहा था पूरे यूरोप को हम क्या कर ले बेटा, ऑक्युपाई कर ले। लेकिन ये तो आसान था नहीं भैया, काफी उन्होंने प्रयास किया और काफी उसने किया भी, लेकिन बताया जा रहा है बेटा कि कुछ ही दिन बाद जो लोगों की विचारधारा थी कि ये हार्बिंगर है, बाद में इनको जो है हार्बिंगर के रूप में न देख करके, मसीहा के रूप में न देखकर दुश्मन वाले ट्रीटमेंट इनको मिलने लगा। बोल सकते हो कि ऐसा लगने लगा कि ये हमारा सुधारक नहीं है, हमको और भी ज्यादा खतरे में डालने वाला व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति से दूरी बनाओ, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें थी और ऐसी विचारधारा थी। इसी पर चर्चा करना था, इसी को जानना था क्या है कैसे है, देखते हैं, मजा आएगा सर। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म came into French Revolution in 1789. France, you all remember,
you would remember, was a full-flagged territorial state in the 1789 under the rule of the absolute monarch, मतलब बोल सकते हो वहां के सम्राटों के द्वारा। ठीक है, किस रूप में था बेटा बताया जा रहा है, टेरिटोरियल स्टेट के रूप में था, फुल फ्लैग्ड टेरिटोरियल स्टेट के रूप में था, मतलब पूरा किसके कब्जे में था बेटा, वहां के मोनार्क। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ का अधिकार था बेटा, लोगों का अधिकार जो था बेटा, वो अब बताइए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया वो क्या किया, वो उनके मोनार्क के अधिकारों को अब वहां की जनता के हाथों में देने का काम किया। साथ ही साथ द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। और ये चीज बताया गया कि यहाँ का जो कर्ता धर्ता होगा, यहाँ की जनता होगी, और यहाँ का जो सुधारक होगा वो भी जनता होगी, जनता के हाथों में सारी चीजें होंगी, सारा रूल रेगुलेशन होगा सर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस that could create a sense of collective identity amongst the French people। ध्यान देंगे, शुरुआती दौर में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने बेटा विभिन्न प्रकार के अपने तरीकों के ले आए, बहुत सारे प्रैक्टिस ले आए, जिसमें एक कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी लाया जाए फ्रेंच के लोगों में। तो क्या था इसमें और भी बात करेंगे सर, क्या क्या तरीका था, क्या क्या आइडिया था, इस पर भी बात करते हैं सर। बताया गया द आइडियाज ऑफ द ला पैट्री एंड ले सिटोयन emphasize the notion of the united community enjoying the equal right under the constitution। ध्यान दीजिएगा, ला सिटोयन और हम ले सिटोयन और ला पैट्रिक की अगर बात करते हैं, मतलब बेटा क्या है, फादरलैंड एंड द सिटीजन की बात करते हैं। ऐसा सिंपल लॉजिक समझना बेटा, मदरलैंड हमारी मातृभूमि, और बताया जा रहा है हमारे मातृभूमि के लोग, इन दोनों की बात बताई है। वैसे वहां के फादरलैंड और वहां के लोग दोनों की बात बताई जा रही है। इनके लिए एक ऐसा विचारधारा, ऐसी सोच, ऐसी इच्छाओं को दिखाया गया नेशन को लेकर के, यूनाइटेड कम्युनिटी को लेकर के, जो इक्वल राइट एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो वहां के मोनार्क के द्वारा जो वहां का फ्लैग था उसको हटा करके एक न्यू ट्राई कलर फ्लैग लेकर आया गया, जिसमें सारे लोगों को, सारे कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट तीनों को। सर आगे बात करेंगे, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। ध्यान देंगे, स्टेट जनरल जो इलेक्ट होते थे बेटा, अब वो किसे, बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, वहां के एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुने गए, और उनका नाम क्या दिया गया बेटा, नेशनल असेंबली चुना गया। क्या चुना गया, नेशनल असेंबली। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड द मैट्राइज कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। ध्यान दीजिए, नेशन के नाम पे सारी चीजें बदली गई, नई विचारधारा लाई गई, नई सोच लाया गया ना। आगे हम बात करेंगे सर, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। जहां दिक्कत होगी आप कमेंट पुट कर देंगे, आपको उस टॉपिक को फिर से एक्सप्लेनेशन उसका दे दिया जाएगा। ठीक है सर। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल इट्स सिटीजन विद इट्स टेरिटरी। ध्यान देंगे, जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको क्या हटा करके एक नया जो है फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ लाया गया वहां के जनता के लिए। सर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम वर वेट एंड मेजर वर अडॉप्टेड। ध्यान देंगे, इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी थी उसको रोक दिया गया और नया तरीके का वेट एंड मेजर की व्यवस्था लाया गया, जिससे वहां के ट्रेड में काफी ज्यादा मुनाफा हो, और इजाफा होने के लिए वो लोग बहुत सारे नए मेजर वेट लेकर आए। सर रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट्स स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ध्यान देंगे भैया, जो बोल सकते हो कॉमन लैंग्वेज थे, जो जैसे बोल सकते हो बोली जो होती है अलग अलग जगह, उसको जो है नेग्लेक्ट करते हुए बेटा जो फ्रेंच भाषा थी बेटा, वो वहां के कैपिटल पेरिस में बोली जाती थी, और उसी को वहां का नेशनल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर दिया गया। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम द डिस्पोटिज्म। इन अदर वर्ड, द टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम द नेशन। ध्यान दीजिएगा, रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज मिशन, एक ये मिशन है, और द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, मतलब लोगों का जो डेस्टिनी होगा बेटा, बताया जा रहा है वो लोग यूरोप में, लोगों जो डिस्पोटिज्म चल रहा है, लोगों का शासन चल रहा है, निरंकुश नीतियां चल रही, उससे अलग करेगा। साथ ही साथ इन अदर वर्ड बताया जा रहा है हेल्प अदर यूरोप टू बिकम द नेशन। ध्यान देंगे, जो दूसरों का हेल्प करते हुए यूरोप को एक बेहतर, यूरोप में फ्रेंच को एक बेहतर नेशन के रूप में देखा जा सकता है। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, जो ये घटना हुई और यूरोप के अलग अलग जगहों पर ये जब जा पहुंचा, बताया जा रहा है स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बनाना शुरू कर दिए। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर द वे ऑफ फॉर फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। With the outbreak of the revolutionary war, the French armies began to carry the idea of the nationalism abroad। ध्यान देंगे, फिर से इस लाइन को सुनेंगे, आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या है लाइन सर?
जैसे ही घटना फ्रांस की लोगों यूरोप में पहुंची, बताया जा रहा है कि स्टूडेंट और अदर मेंबर ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स, अपने पॉलिटिकल पार्टी बनाने लगे, और उनकी एक्टिविटीज और जो कैंपेन थे बेटा, वो एक नया फ्रेंच आर्मीज को एक नया मोड़ दिया। क्या? जिससे फ्रेंच आर्मी जो है अलग अलग प्लेसेस पे जाकर, यूरोप के अलग, जैसे हॉलैंड बताया गया बेटा, बेल्जियम बताया, स्विट्जरलैंड, इटली, इन सब में 1790s के समय में बताया जा रहा है ये लोग, यहाँ की आर्मीज यहाँ पहुंच करके वहां पर नेशनलिज्म की भावना को प्रेरित कर रहे थे लोगों को, है ना। चलिए आगे बात करेंगे सर, क्या है इसके अलावा। ये देखिए एक जर्मन एलमेंस डिजाइंड है, ये मतलब एक मतलब ये पंचांग जो हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ हिंदी में पंचांग, पंचांग वही है बेटा। इसमें क्या बताया जा रहा है, द इमेज ऑफ फ्रेंच बास्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू सिमिलर फोर्ट्रेस मीन टू रिप्रेजेंट द बेस्टन ऑफ डिस्पोटिक रूल इन द जर्मन प्रोविंस ऑफ कैसल। जर्मन की कैसल नाम की जगह पर जो वहां पर डिस्पोटिज्म रूल चल रहा था, उसी को यहाँ के बास्टाइल के किले के रूप में दिखाया जा रहा है बेटा। और क्या दिखाया जा रहा है, अकम्पनाइंग द इलिस्ट्रेट द स्लोगन द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम, लोगों को अपनी जो है आजादी स्वयं से लेनी पड़ेगी। रेमान लिव्ड इन, जो इसको जो बनाया था उसका नाम था रेमान था, 1798। बताया जा रहा है कि ये मेज, सिटी मेज, एंड वाज ए मेंबर ऑफ द जर्मन जैकोबिन ग्रुप, जर्मन जैकोबिन ग्रुप का एक मेंबर भी था। इन्होंने इसको बनाया था सर, कुछ है नहीं, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सब था बेटा एम्पायर, फ्रांस का एम्पायर। ये देखिए ब्लैक कलर लेते हैं, है ना बेटा। ये था फ्रेंच टेरिटरी, ठीक है, क्लियर होगा। और भी इसका स्पेन देखिएगा, स्विट्जरलैंड देखिए, बवेरिया देखिए, नीदरलैंड देखिए, इंग्लैंड देखिए, ये सब जुड़ा हुआ है, ठीक। कांग्रेस ऑफ वियना जब हुआ था तब के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को, थोड़ा सा कमेंट आप लोग पुट कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो शेयर करिए, बहुत मजेदार क्लास है बेटा, ठीक है, मजा आएगा आपको। चलिए, कांग्रेस ऑफ वियना हो रहा था, उस पर हम चर्चा करेंगे सर, है क्या इसमें जानेंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं सर। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ द टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। फ्रांस में बहुत सारे चीजें पहले से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, लेकिन नेपोलियन जो है अपनी विचारधारा को यहाँ पर पुट किया। क्या था सर, थ्रू अ रिटर्न ऑफ द मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन द France, but in the administrative field, he had incorporated a revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। ध्यान देंगे, ये इसमें कोई शक नहीं था कि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को खत्म करके मोनार्क लाया, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वो बताया जा रहा है वो वहां पर और भी अच्छा रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को अच्छा किया। क्या किया बताया, इसने सिविल कोड लेकर आया 1804 का, इसका नाम दूसरा है नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। डिड अवे विद द privileges, all privileges based on the birth, stabilize the equality before the law and secure the right to property। ध्यान दीजिएगा, जैसे जन्म से जो अधिकार होता था, नोबल फैमिली में जो पैदा होता था बेटा, उसको पहले से अधिकार होता था, वो टैक्स पे नहीं करेगा सर जी। जो क्लर्की में पैदा होता था वो भी टैक्स पे नहीं करता था। इस सारी चीजों को जो है बेटा उसने हटाया, उसने नया नियम कानून लाया, सब अपने राइट टू प्रॉपर्टी, सबका अधिकार है बेटा, और तो और सबके लिए एक जैसा नियम कानून भी लेकर आया, ठीक है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन डच रिपब्लिक, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from the serfdom and the manorial dues. In the towns too, guild restrictions were removed, transport and the communication system were improved। ध्यान रहे। और क्या किया इसने सर, पीजेंट आर्टिस्ट की बात करते हैं बेटा, ये भी बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है सर, पीजेंट आर्टिस्ट वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। ये जो फ्रीडम पाया उसका सब लोग अच्छा खासा फायदा उठा रहे थे, मुनाफा उठा रहे थे। बताया जा रहा है, बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम द वन रीजन टू अनदर। इन्होंने ये भी सोचा। आगे सर, higher in the areas conquered, the reaction of the local populations और French rule were mixed। क्या था देखेंगे आगे सर। बताया जा रहा है, initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as certain like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw,
द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज द हार्बिंगर्स ऑफ द लिबर्टी, स्वतंत्रता के मसीहा बोले गए, लेकिन कुछ ही इनिशियल इथुसियाज्म सून टर्न इन द हॉस्टिलिटी, यह जो है हॉस्टिलिटी के रूप में चेंज हो गया, एज इट बिकम द क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम के आधार पर सबके हाथों में ये अधिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुनिएगा सर। Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe, जो विचारधारा थी, all seem to the outweigh the advantages of the administrative changes। ये थोड़ा सा दूसरा तरीका बताया गया। ये मतलब इनका जो था कि ये पूरे यूरोप को ये कब्जा करना चाहते। इसमें देखिए क्या है, इसको ये फिगर एक बार आप लोग वॉच कर लीजिए, फिर इसको समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वॉच कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज को दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से कितना प्रताड़ना कर रहे हैं, लोगों को टायरेन कितना कर रहे हैं, उस चीज को इसमें शो किया गया है। मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, देख लेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। क्या है ये, एक प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज्यूब्रिकेन जर्मनी। जर्मनी में एक ट्री को दिखाया गया। क्या था इसमें, द सब्जेक्ट ऑफ द कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ द ज्यूब्रिकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज। क्या था इसमें, ये लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे वो बताया गया है इनके द्वारा। देखिए क्या दिया गया, फ्रेंच सोल्जर्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म have been portrayed as oppressor। किस रूप में इनको देखा गया, ऑपरेसर को। as the scenes the peasant craft left में देखेंगे, harass some young lady or woman, सेंटर में आप देखेंगे, and force a peasant down to his knee, और किसानों को उनके घुटने टेकने मजबूर किया गया, ये भी आप देखेंगे सर। the plague being affixed to tree of liberty carries a German inscription which in translation reads the take freedom and freedom from us the model of humanity। ये वहां पर एक हाइम्स बोला गया, बोल सकते हो एक विचारधारा बोला गया, जर्मन इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था। दिस इज अ sarcastic reference to claim the French as liberator who oppose monarchy in the territorial they entered। ध्यान देंगे ये चीज। आगे सर क्या था, ये देखिए, फिर जब ये हार रहे थे, कौन हार रहा था बेटा, जब आपके नेपोलियन बोनापार्ट हारे तो उस समय किस रूप में भाग रहे थे, और ये जो चिट्ठियां निकल रही हैं, ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन के हाथों से उनके स्टेट अब छूटते जा रहे हैं। जब उनको जो बोल सकते हो हार्बिंगर के रूप में जो लोग देख रहे थे, फिर वो हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया, उस चीज को दिखाया जा रहा है। तो ये जब 1813 में हारे और जब ये भाग रहे थे, तो उस समय जो है वापस जब जा रहे थे, तो एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने इनको दिखाया, द कोरियर ऑफ द रीनलैंड लूजेस all that he has on his way come from the Leipzig। Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the Battle of Leipzig in 1813, each letter dropping out of his bag bear to the names of the territory he lost। कौन कौन से टेरिटरी हार रहा था उस पर इसका नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग अब आ गए दूसरे पॉइंट पर, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जानना बहुत जरूरी है। यहां तक समझ में आया होगा सबको, थोड़ा सा देख लेंगे फटाफट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बात करते हैं सर। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म बढ़ा आया उसके बारे में चर्चा करते हैं। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th century यूरोप वर विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड were divided into the kingdoms, duchies, cantons, whose rulers had been their autonomous territories। ये सब हम नहीं जानते थे उस समय। Eastern and the Central Europe were under the autocratic monarchy within the territories of which lived diverse people। They did not see themselves as sharing collective identity or a common language or culture। Often they even spoke different languages and belonged to the different ethnic groups। मतलब अलग अलग जाति ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। तो क्या था सर, the Habsburg Empire that ruled over the Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples। It includes the Alpine region, कौन सा, the Tyrol, Austria and the Sudetenland, as well as the Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking। कैसे थे predominantly, क्या थे बेटा, German speaking थे। It also include the Italian speaking provinces in the Lombardy and the Venetia। और क्या था बेटा, इसके अलावा भी बात करेंगे सर। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं सर। हंगरी में, इन हंगरी half of the population spoke Magyar while the other half spoke the
वैरायटी ऑफ द डायलेक्ट्स मतलब बोल सकते हो हमारे यहाँ जैसे अलग अलग बोली भाषा होती है उसको। सर इन गैलेशिया द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश लैंग्वेज बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद द बाउंड्रीज of the empire, a mass of subject peasant people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in Carniola crossed to the south, and Rumans to the east in the Transylvania में रहते थे। Sir, such differences did not easily promote a sense of political unity या collective identity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. ठीक है, क्या था सर? हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज? ये क्वेश्चन आपके सामने आया, आपके एनसीईआरटी में दिया भी गया है बेटा, इसको आप थोड़ा सा विचारधारा करेंगे, देखेंगे, चर्चा करते हैं। सर क्या है? हाँ सर, सोशली एंड पॉलिटिकली अगर बात करते हैं, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। वहां पर द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट cut across regional division. They owned state in the countryside and also टाउन हाउसेस इनके पास था। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ द डिप्लोमेसी इन द हाई सोसाइटी। अपने डिप्लोमेसी बनाने के लिए बेटा सोसाइटी में जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। इन्हीं का परिवार जो शादी विवाह के बंधन से बंधा होता था। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर द न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, ये छोटा ग्रुप था। सर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। जो इनकी मेजॉरिटी थी बेटा वो पीजेंट्री थी भैया। एक सिंपल लॉजिक में अगर देखा जाए, वहां का जो मेजॉरिटी था बेटा वहां के पीजेंट थे, किसान थे सबसे ज्यादा। तो वो चीज सर बताया जा रहा है। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फाउंड बाय द टेनेंट्स। मतलब भैया वो भी पीजेंट ही थे, लेकिन क्या करते, उनका खुद का जमीन नहीं होता था, तो इनका जो है भाड़े पे जमीन लेकर के बोल सकते हो क्या करते थे, खेती करते थे। एंड स्मॉल ओनर्स वाइल इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट व्हिच वर द कल्टिवेटेड बाय द सर्फ्स मतलब बोल सकते हैं बेटा गुलामों के द्वारा। ऐसे लोग जैसे होता है ना, आप लोग बाहुबली मूवी देखे तो उसमें कटप्पा जो था उनका गुलाम था, एग्जैक्टली वह सर्फ बोल सकते हो बेटा। जो हमारे यहाँ क्या होते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं होते, मतलब वहां पर होते थे क्या कि सर्फ्स के रूप में जो भूमि के, मतलब हम बोल सकते हैं हमारे परिवार के, राजशाही परिवार के क्या होते थे बेटा, वो गुलाम होते थे उनके द्वारा। सर इसके अलावा सर, या फिर दूसरा बोल सकते हो सर बेगारी जिससे काम करवाते। ठीक है, मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिया, आप नहीं दे पा रहे हो तो आप हमारे यहाँ आकर काम करो, जो तो पैसा न दे दो। ठीक है, ये चीज। In western and the part of the central Europe, the growth of the industrial production and the trade meant the growth of towns and the emergence of the commercial classes whose existence was based on the production for the market. फिर से लाइन सुनेंगे, वेस्टर्न और पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप की बताया जा रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ द कॉमर्शियल क्लासेस whose existence was based on the production फॉर द मार्केट। इनका एग्जिस्टेंस किस तरीके से था बेटा, वहां पर वो कैसे उपस्थित थे, क्योंकि ये क्या करते थे, मार्केट में प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते थे और वहां की नीड्स को जो रिक्वायरमेंट पड़ती थी चीजों की, उसको फुलफिल करने का काम करते थे अपने प्रोडक्शन के माध्यम से। होप तो समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा, मजा तो आएगा ही पढ़ने में, है ना। जानेंगे सर, industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in the France and part of the German state it occurred only during the 19th century। ध्यान देंगे, फिर से इस लाइन को सुनिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था बेटा इंग्लैंड और इंग्लैंड की बात अगर की जाए तो वो सेकंड हाफ सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, लेकिन सर बताया जा रहा है क्या, फ्रांस में और जर्मनी स्टेट में बेटा ये 19th सेंचुरी में हुआ। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस एंड मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल। ध्यान देंगे तो बताया जा रहा है इसकी वजह से यहाँ का सोशल ग्रुप था, एक नया सोशल ग्रुप बेटा आया जिसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थे बेटा, मतलब बोल सकते लेबर लोग थे सर, और कौन थे सर, मिडिल क्लास था सर, और जो जिसमें मिडिल क्लास में कौन, इंडस्ट्रियलिस्ट सर, बिजनेसमैन सर, और प्रोफेशनल्स लोगों को देखा जा रहा था सर। सर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज groups were smaller in number till the late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that the idea of the national unity following the abolition of the aristocratic privileges gained popularity। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा 1 मिनट का नैप लेते हैं और फिर से एनर्जी को उसी तरीके से करते हैं। तो चलिए बच्चे, अगला अपना टॉपिक है, फिर इसके ऊपर बढ़ते हैं। क्या है, व्हाट डिड लिबरल वांट या मीन। ठीक है, लिबरल टॉपिक कहां गया भाई,
वांट बोल सकते हैं, ठीक है, या लिबरल्स का क्या वहां पर बोल सकते हैं, व्हाट डिड लिबरल डू, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पूरा याद नहीं रहता, समझ रहे हैं। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म। ध्यान देंगे जो आइडिया था नेशनल यूनिटी का शुरुआती दौर में, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में यूरोप में, वह बताया जा रहा है आइडिया ये लिबरलिज्म से बेटा क्या था, नेशनल यूनिटी का जो आइडियोलॉजी था बेटा वो लिबरलिज्म से रिलेटेड था, मतलब स्वतंत्रता को लेकर था, ठीक है। फिर इन टर्म लिबरलिज्म derives from Latin word root liber meaning the free. For the new middle classes, liberalism stood for the freedom for the individual and the equality of all before the law। बताया जा रहा है शुरुआती दौर में मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का जो मीनिंग था वो सबको स्वतंत्र दिखा रहा था, और साथ ही साथ बेटा सबको एक समान कानून के तहत देख रहा था, ठीक है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसर्न। ध्यान देंगे गवर्नमेंट का भी इसमें जो है बेटा चर्चा था, क्या था, कैसे था। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। ध्यान देंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसको किस रूप में बताया जा रहा है, जो जिनके पास प्रिविलेजेस है, जो लोग एरिस्टोक्रेटिक रूलर है, उनको हटा करके बेटा एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रूल पर जो है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड पर होना चाहिए। और व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर रहेगा, ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, टॉपिक अभी दिमाग में आ गया। लिबरलिज्म रेड कलर, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, ठीक बेटा, ये था क्वेश्चन। आगे और अगला क्या बताया जा रहा है बेटा, 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके अलावा सर येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in the liberal democracy, the right to vote and get the elected as was granted exclusive to property owning men। आपको पता होगा जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो वोट देने का अधिकार दिया गया, जो लोग प्रॉपर्टी ओनिंग थे, साथ ही साथ जो टैक्स पेयर थे, उन्हीं को यह अधिकार दिया गया था। उसके अलावा सर बात करेंगे सर क्या था, मेन विदाउट द प्रॉपर्टी डिड नॉट, ध्यान देंगे men without the property and all women were excluded from the political rights only for a brief period under the Jacobin did all adult males enjoy suffrage। ध्यान देंगे वहां पर बताया क्या जा रहा है कि औरतों को और जो प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं होता था, जो टैक्स पेयर नहीं होते थे, उनको नहीं, लेकिन एक छोटे समय तक, जब तक जैकोबिन रूल था, ठीक है। उसके अलावा क्या था सर, however the Napoleon code went back to the limited suffrage and reduced the women to status of the minor subject to the hold हाँ, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड। ध्यान देंगे लेकिन जब नेपोलियन कोड आया बेटा, बताया जा रहा है कि जो औरतों को बताया गया वो ऐसा बोला गया कि औरतें जो है वो किसके हिस्सा है, वो उनके हस्बैंड और उनके पिता की हिस्सा है, उनका कोई ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए। ये नेपोलियन कोड के तहत बताया गया। और क्या बताया गया बेटा, इस पर भी चर्चा करेंगे। थ्रू आउट द 19 एंड द early 20th century, women and non-property men organized opposition movement demanding the equal political right। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of the markets and the abolition of the state imposed the restriction on the movement of the goods and the capitals। During the 19th century, this was a strong demand for the emerging middle classes। यह 19वीं शताब्दी में मिडिल क्लासेस द्वारा एक बड़ा डिमांड माना गया। सर लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। Napoleon's administrative measures had created out of the countless small principalities a confederation of the 39 states। क्या था, each of these possessed its own currency and weight and measures। भैया ये जो 39 स्टेट इनका खुद का अलग अलग होता था। A merchant traveled 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have the 11 custom barriers or duties, pay a custom duty about 5% ऑन एट ईच ऑफ देम। ध्यान देंगे हर एक पे 5, जैसे 11 कस्टम ड्यूटी इनको पे करना होता है, 11 कस्टम ड्यूटी ये पे करते थे, ठीक है बेटा। तो इसमें से हर एक पे 5% इनको पे करना पड़ता था अपने पूंजी पर, अपने कैपिटल जो भी चीज वो लेकर जाते थे या लेकर आते थे। सर बताया क्या जा रहा है, ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और द मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, वो उसके आधार पर होता था। आगे सर, as each region
As each region had its own system of weight and measure, this involved the time-consuming calculation. The measure of cloth, for example, was इले. वहां पर जैसा आज हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर बोलते हैं ना, 1 मीटर ले लिया भैया, 1 मीटर ये कर लियो भैया, तो ये सब जो होता था बेटा हमारे यहाँ है, लेकिन वहां पर इले बोला जाता था. इले क्या था सर? Was the ile which is each region stood for the different length, as ile of textile material brought in Frankfurt would get 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ, इन मेज में 55.1, सर न्यूरेमबर्ग में 65.6, बल्कि फ्रीबर्ग में अगर देखा जाए 53.5 सेंटीमीटर. ऐसा था सर एक इले का वैल्यू. सर सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड द ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस who argued for the creation of the unified economic territory, allowing the unhindered movement of the goods, people and capitals. ध्यान देंगे सर. in 1834 एक कस्टम यूनियन और जोलवेरिन was formed. जोलवेरिन क्या था बेटा? देखेंगे at the initiative of the Prussia and the joined by the most of the German state. The union abolished tariff barriers and reduced the number of the currencies from over 30 to 2. 30 से 2 करेंसी ला दिया गया. Sir, the creation of the network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interest to national unification, a wave of the economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. इसके अलावा बात करेंगे सर क्या है? A new conservatism after 1815 आ गया बेटा, इस पर चर्चा करते हैं. क्या था सर? Sir, following the defeat of Napoleon in 1815, European government were derived by the spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved. ध्यान देंगे कंजर्वेटिव क्या चाहते थे? जो हमारी पुरानी विचारधारा है, पुरानी परंपराएं हैं, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रिविलेजेस हो, चाहे वो कोई बेटा मोनार्की हो, चाहे चर्च हो, चाहे सोशल हायरार्चीज हो, प्रॉपर्टी हो, फैमिली, इन सबको जो प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. और सर मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द प्री रिवॉल्यूशनरी डेज. क्यों सर? रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक द मोनार्की. कुछ लोगों का मानना था, कुछ कंजर्वेटिव का मानना था, जो चेंजेस नेपोलियन ने लेकर आया है वो बल्कि हमको और मजबूती देगा. ये मॉडर्नाइजेशन, हमको क्या जरूरत है हमारे पुराने रिवॉल्यूशनरी टाइम में जाने का? कोई मतलब नहीं है, इसी को लेकर चलते हैं, इसमें अपना अधिकार दिखा करके, बस ऐसा उनका विचारधारा था. सर बात करेंगे सर, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमी, द एबलाइजेशन ऑफ द फ्यूडलिज्म एंड द सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप. उनका मानना था सर. क्या था सर? इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड द ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन, मेड द वियना टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट ऑफ द यूरोप. द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. ठीक है, किसके द्वारा? ड्यूक मेटरनिक के द्वारा. इसके चांसलर थे बेटा जिन्होंने इसको लीड किया. Sir, the delegates drew up the Treaty of Vienna in 1815 was the object of the undoing most of the changes that had come under the Europe during the Napoleon War. The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, were restored the power, and France lost the territory it has annexed under the Napoleon. A series of states were set up on the boundaries of the France to prevent next expansion of future in France. In future for France. Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. Genoa was added to the Piedmont in the south. Prussia was given the important new territories in its western frontiers, while the Austria was given the control over the northern Italy. But the German Confederation was 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. उसको छुआ ही नहीं गया सर. उसके अलावा in the east Russia was given the part of the Poland, while the Prussia was given a portion of the Saxony. The main intention was to restore the monarchy that had been overthrown by the French या Napoleon and create a new conservative order in Europe. Conservative regime set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of the autocratic government. Most of them imposed the censorship law
to control what who was said in the newspaper, books, plays, and songs, and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French revolutions. The memory of the French Revolution nonetheless continued to the inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberalism nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. क्या था वो? फ्रीडम ऑफ प्रेस था बेटा। चर्चा करेंगे, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा और छोटा कर दे शायद क्लीन हो जाए। चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग फटाफट बेटा। ये क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। अभी कितने पेज क्या और बाकी है? बहुत ज्यादा नहीं बेटा, बस 2-3 पेज और है, मजा आ जाएगा। अब आप जो है एकदम अच्छे लेवल पहुंचने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए भैया क्रांतिकारी भावनाओं की बात कर लेते हैं। सर क्रांतिकारी कौन थे? जैसा कि हमको पता है बहुत सारी समस्याएं वहां पर आई और फिर से कंजर्वेटिव आ गया है। फिर से कंजर्वेटिव जब आ गया बेटा तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर आने पर वो लोग क्या कर सकते हैं? सर ध्यान दीजिएगा। अब कंजर्वेटिव ऐसा व्यवस्था लेकर आए थे बेटा कि वहां पर कोई अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक बेटा, कोई अपने मन का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज का निर्माण किया जाने लगा। कैसे कैसे बना, क्या क्या था, उसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्या है? ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी द लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए बेटा। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट टू टेन द रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose the monarchical form that had been established after the Vienna of the Congress and to fight for the liberty. किसके लिए सर? लिबर्टी के लिए एंड फ्रीडम के लिए सर। मोस्ट ऑफ these revolutions were saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for the freedom. ध्यान देंगे, उनके फ्रीडम के लिए सबसे नेसेसरी पार्ट इसको बोला गया। और क्या था ये, इसके बारे में चर्चा करना जो बहुत ज्यादा जरूरी है सर वो ये था कि वन सच इंडिविजुअल्स वाज इटालियन रिवॉल्यूशनरी गुस्पे मेजरी साहब थे सर, बोर्न इन द जेनेवा इन द 1805, बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बनरी एज यंग मैन। 24 साल का ही वाज सेंट टू एक्साइल फॉर इन 1831 for attempting a revolution in Nigeria. He subsequently founded 2 more underground societies, the first Young Italy Marseille में और Young Europe in the Bern में, whose member were like-minded young men from the Poland, France, Italy and the German state. यहाँ के लोग यंग मैन जो थे इसके जो है पार्ट मेंबर बने। और क्या था बेटा इसके बारे में बताएंगे सर, मैजनी के बारे में। और मैजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन to the natural unit of the mankind, so Italy could not continue to be a patchwork of the small state and kingdoms. It had to forge into a single unified republic with the wider alliance of the nation. This unification alone could be basic of the Italian liberty. ठीक है, यही जो है बेस बोला जाएगा इटालियन लिबर्टी का। और क्या सर इसके अलावा भी कुछ चीजें थी, इस पर भी चर्चा करते हैं सर। क्या बोला गया सर following his model secret societies were set up in the Germany, also France, Switzerland and Poland. Measuring relentless opposition of monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. इससे कंजर्वेटिव बहुत ज्यादा भयभीत हुए। सर मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसको? कंजर्वेटिव्स को। ठीक है, कौन? मैटरनिक साहब ने। चलिए क्या था ये? फाउंडिंग द यंग यूरोप इन बर्न तब की बात है बेटा, सोसाइटी जब बना रहे थे। एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 और 1848 के बीच में बात करेंगे सर। क्या था सर? इन जुलाई 1830 बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय द liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. The July Revolution sparked an uprising in the Brussels which led to the Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. In 1821 Greece struggled for the independence. ये चीजें थी सर। क्या था पहला पॉइंट देखिए, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। क्या था बेटा, इस पर भी हम चर्चा करें, बहुत जरूरी है टॉपिक, मजेदार टॉपिक है बेटा। बताएगा कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनल फीलिंग।
पहला था सर। अगर रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग की बात करते हैं कौन कौन तरीके से ये था सर। रोमांटिसिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, ध्यान देंगे रोमांटिसिज्म जो है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करने का सबसे बेहतर वे था सर। लैंग्वेज आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अगला पॉइंट द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर एंड इन 1831 an armed rebellion against the Russian rule took place which was ultimately crushed। ध्यान देंगे सर, रशियन लैंग्वेज जो है लगभग हर जगह इंपोज कर दिया गया था, लेकिन 1831 में बताया एक आर्म रिबेलियन जो है रशियन रूल के अगेंस्ट था, तो उसको जो है बेटा उसको भी बहुत ज्यादा क्रश कर दिया गया, हटा दिया गया। और क्या हुआ सर, हंगर, हार्डशिप एंड द रिवोल्ट के बारे में बात करना जरूरी है सर। अब क्या था सर, बहुत छोटा छोटा है, बहुत शॉर्ट में इसको हमने आगे जोड़ा है और आपको इतना ही मिलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। आप इतना क्लियर कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आई एम मेकिंग श्योर फॉर दैट। ओके, नो प्रॉब्लम विल ऑकर। ओके, चलिए सर, यूरोप फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप इन द 1830। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. The rise of food prices of a year bad harvest led to the widespread pauperism in towns and countries. In 1848, food shortage and widespread unemployment brought the population of the Paris out on the roads। ठीक है, ये चीजें थी वहां के हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के कारण, यही कारण थे। रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स की बात करेंगे सर, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां के लिबरल्स जो थे वो किस तरीके का रिवॉल्यूशन किए सर। पहला बताया गया इन 1848 ए रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास was underway। Men and women of the liberal middle classes demanded for the creation of nation state on the parliamentary principle। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो सर, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, ये सारी चीजें वो लोग वहां की मांग करने लगे। और क्या, वो मिडिल क्लास के लोग। सर आगे बात करेंगे सर, a large number of the political associations came together in Frankfurt to vote for all German National Assembly on 18 May 1848। 831 elected representatives marched to take their place in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul, जो कहाँ भैया बैठाया गया था, सेंट पॉल में रखा गया था। ठीक है सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर द जर्मन नेशन वाज हेडेड बाय द मोनार्की। सब्जेक्ट क्या था, टू पार्लियामेंट। ठीक है, द क्राउन वाज ऑफर्ड टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, kings of Prussia, but he rejected and joined after other monarchs to oppose the elected assembly। असेंबली को जो है अपोज करने के लिए दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिए। सर, द middle class dominated the parliament and a large number of the women participated in the liberal movement। Women formed their own political association, या आप बोल सकते हो Jacobin clubs, founded the newspapers and took part in the political meetings and demonstrations, but they were still denied suffrage right during the election of the assembly। ध्यान देंगे, सफरेज राइट के लिए ये लोग जो है मांग करते रहे। और क्या हुआ, कौन जो बेटा बोल सकते पार्लियामेंट्री फॉर द गवर्नमेंट थे, वहां के मेंबर जो थे इसको डिनाई कर रहे थे सफरेज मूवमेंट को, औरतों के। In the year after 1848, the autocratic monarchy of the Central and the Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in the Western Europe before 1815. Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominions and in Russia। सर, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली की बात करेंगे सर। यहां पर आपका बहुत बड़ा डाउट था सर। जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन? क्या वहां की आर्मी वहां के आर्किटेक्ट थे, उसको बनाने वाले थे? नो सर। नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड away after the 1848 and Germany and Italy came to be the unified as nation states। Prussia took over the leadership of the movement for the national unification। The architect of this process was its chief minister Otto von Bismarck। ध्यान देंगे सर, आर्मी नहीं सर। And it was carried out with the help of the Prussian army and the bureaucracy, of course। ठीक है, ये नहीं, आर्मी तो थी लेकिन सबसे बड़ा योगदान किसका था बेटा, वहां के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क का। ठीक है, मेन अगर बोला जाए अगर ऑप्शन में आपको दिया आर्मी और दूसरे ऑप्शन में सर ऑटो वन बिस्मार्क को आप लोग जो है वो करेंगे। सर, इन जनवरी 1871 द प्रुसियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर एंड assembly was held to proclaim the new German empire। The process of nation building demonstrated the dominance of Prussian state power। The currency, banking, legal and judicial system in Germany were modernized। उसको भी सुधारा गया सर। अब
इस माध्यम से जो है जर्मनी को सर बनाया गया। सर इटली कैसे यूनिफाइड हुआ इस पर भी चर्चा करते हैं सर, ठीक है। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू द 7 स्टेट in middle of the 19th century, and among all the 7 states Sardinia Piedmont was the ruled by the Italian princely house। ध्यान रहे उन सातों में से केवल सार्डिया पीडमेंट एक ऐसा था जो कि इटली के राजकुमार के द्वारा शासन किया जा रहा था। All the regions were dominated by the different kings। In 1830s, Giuseppe Mazzini formed a secret society called the Young Italy। The movement was led by Chief Minister कैवर के द्वारा इसको चलाया गया। In 1859, सार्डिया पीडमेंट डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो वहां पर शासन कर रहे थे। In 1860, they marched into the southern Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in the winning the support of the local peasant। वहां की लोकल peasant उनका सपोर्ट किए। In 1861, Victor Emmanuel II was the proclaimed the king of the United Italy। पूरे इटली के वो शासक। ध्यान देंगे सर स्टैंड केस ऑफ द ब्रिटेन पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या था सर? ग्रेट ब्रिटेन वाज द मॉडल ऑफ द नेशन एंड प्रियर to the 18th century there was no British nation। the nation became the powerful as it steadily grew in the wealth, importance and power। sir, the act of the union 1707 between the England and Scotland resulted in the formation of the United Kingdom of the Great Britain, meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। ठीक है। in 1801 Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom, जोड़ दिया गया सर। उसके अलावा सर क्या था? The symbol of the New Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble Kings, and the English language were actively promoted। ध्यान देंगे सर। और क्या था सर? विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया जा रहा था सर, इसमें भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या था सर? In the 18th and the 19th century, artists represented a country as a person and a nation as a female figure। कंट्री को जो है एज अ पर्सन के रूप में और नेशन को जो है बेटा एक फीमेल फिगर में। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फीमेल फिगर पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। लिबर्टी इज रिप्रेजेंटेड एज अ रेड कैप एंड ब्रोकन चेन एंड जस्टिस एज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ द बीटिंग स्केल। भैया जो हमारे यहाँ कोर्ट में लेडी जो है ऐसे तराजू लेकर आंखों पट्टी बता रहा था ना, वो चीज है। सर नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म क्या था बेटा, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या है सर ये? Nationalism was no longer retained after the last quarter of the 19th century। After the 1871, the most tensioned area was called the Balkans area, a region comprising modern-day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia and the Montenegro। ये जो एरिया आज का है उसमें बल्कन एरिया में उसको जो बताया जाता था। ऑटोमन एम्पायर मेड द बल्कन रीजन एक्सप्लोजिव। ऑटोमन एम्पायर ने बल्कन रीजन को एक्सप्लोजिव बोला। क्यों बोला? बनाया। एंड ऑल थ्रू द 19th century they strengthened themselves through the modernization and internal reform। due to various conflict Balkans become an area of intense conflict। सर क्यों, कैसा था, आगे देखेंगे। during this period intense rivalry built among the European power over trade and colonies as well as naval and military might, which led to the series of wars in the region and finally the First World War occurred। ध्यान देंगे सर, यही एक जगह था, बल्कन एरिया ही था जिसका जो मेन कारण बना बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। सर in the 1914 Europe was disastered because of the nationalism aligned with the imperialism। ठीक है। anti-imperial movement were developed but they all struggled to form independence nation state, but the idea of nation was accepted as a natural and the universal। ठीक है, यही था आपका चैप्टर में और कुछ आपको शायद नहीं मिलेगा। आपका यही चैप्टर यही अंत होता है। आपको समझ में आया होगा, होप सो मजा आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट जरूर पुट करेंगे, अपने कमेंट यहां रखेंगे सर। कमेंट आपका एक लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया बेटा। एक बार अगर आप 2 बार इसको वॉच कर लेंगे, मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई भी चीज दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जहां दिक्कत होगा आप कमेंट पुट कर देंगे सर। लाइक शेयर जरूर करिए सर, लाइक शेयर थोड़ा करिए, चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे काफी लोग जुड़ पाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसका मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कल लेकर आ रहा हूँ आपके साथ
30 top best questions from chapter first of history. I'm making sure you will get the all MCQ in your board examination from here. Okay, thank you, and let's just like, share and subscribe. जय हिंद, मिलते हैं.